हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मैसूर राज्य, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो दोस्तों, मैसूर राज्य को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे मैसूर राज्य, हैदर अली और टीपू सुल्तान का, और दूसरे पार्ट में हम अध्ययन करेंगे आंग्ल और जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध होते हैं, 4 युद्ध हुए थे, उनके बारे में विस्तार से हम पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने काफ़ी कोर्स हमने कवर कर लिया है। हमने यूरोपियों का आगमन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने सिख राज्य से जितने भी टॉपिक हमारे बनते हैं सारे के सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। सारा हमने कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ से सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैसूर राज्य, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो हम पहला अपना टॉपिक उठाते हैं मैसूर राज्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये मैसूर राज्य की जो उदय हुआ था, ये मैसूर राज्य की उत्पत्ति या फिर कहें कि इसका उदय कैसे शुरू होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या बनी थी। चलिए पहले मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि समझा देता हूँ। तो दोस्तों, साल 1565 ईस्वी में एक युद्ध होता है। साल 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1565 ईस्वी में। और यह युद्ध हुआ था राक्षस तंगड़ी नामक गांव में। और दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि तालीकोटा, या फिर ऐसे पूछ लेगा राक्षस तंगड़ी के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध। कभी कभी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1565 ईस्वी में। वहाँ पर तालीकोटा का युद्ध हो सकता है कि आपको नाम ना दिया हो, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। चलिए, मैं बता रहा था आपको, तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। यह होता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य में। किसके मध्य? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य में। इस युद्ध में क्या होता है, देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य था वो यहाँ पर स्थित था। अब अगर मानचित्र देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश में 1336 ईस्वी में हरिवर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, काफ़ी विशाल साम्राज्य था ये, और काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य भी था। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य में। तो होता क्या है दोस्तों, इस युद्ध में विजयनगर की हार हो जाती है, और विजयनगर की हार के साथ साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। जिस समय यहाँ पर विजयनगर की सत्ता होती है, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जिस समय विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, उस समय उत्तर भारत में किनका शासन था? वह था मुगल साम्राज्य का। चलिए ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई है और उसका यहाँ से पतन होना शुरू हो गया है। देखिए, अब इसका असर क्या पड़ता है। जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की हार होती है, उसका पतन होना शुरू होता है, वैसे ही क्या होता है, इन क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है कि छोटे छोटे राज्यों की स्थापना शुरू होने लगती है। मतलब कि छोटे छोटे जो वहाँ राजवंश हैं, उनकी स्थापना वहाँ होने लगती है। तो उन्हीं इस राजवंशों में से एक जो राज्य होता है वह होता है मैसूर राज्य। जो मैसूर राज्य आप देखेंगे यहाँ पर है कर्नाटक में। तो यहाँ पर इस मैसूर राज्य की जो मैसूर राज्य का उदय होता है, यहाँ पर से होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो विजयनगर की हार के साथ ही मैसूर राज्य में वाडियार वंश जो स्थापित होता है, वो पहला राजवंश होता है जो मैसूर राज्य में स्थापित हुआ था। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कई बार ऐसा बन चुका है कि विजयनगर की हार के बाद जो मैसूर राज्य स्थापित हुआ था, वहाँ प्रथम राजवंश कौन सा स्थापित हुआ था? तो वहाँ प्रथम राज्य स्थापित हुआ था वाडियार राजवंश। आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाडियार राजवंश। चलिए ठीक है। अब देखिए, हुआ कब था, स्थापित कब हुआ था? यह हुआ था 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय के समय में। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि यह किसके समय में स्थापित हुआ था। आपको याद रखना है, वेंकट द्वितीय के समय में। कब होगा? 1612 ईस्वी में। चलिए ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया कि मैसूर राज्य जब स्थापित हुआ था, तो उस समय वहाँ प्रथम राजवंश कौन सा स्थापित हुआ था? वह था वाडियार राजवंश, 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय के समय में। ठीक होगा, यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, इसी वाडियार वंश में एक राजा हुआ था। अब देखिए, यहाँ से आपकी पृष्ठभूमि बन रही है हैदर अली और टीपू सुल्तान की। तो यहाँ से चिक्का कृष्ण राज से क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। अगर बन गए तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखिए दोस्तों, यहीं से अब हम शुरू कर रहे हैं, हैदर अली का उदय होना शुरू कर रहे हैं। यहीं से टीपू सुल्तान की जो पृष्ठभूमि बनती है वो बननी शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे वाडियार वंश में एक राजा होता है चिक्का कृष्ण राज। मैसूर के वाडियार वंश का यह एक राजा होता है दोस्तों, और इसके दो सेनापति होते हैं, दो सेनापति, नंदराज और देवराज। नंदराज का दोस्तों किसी किसी पुस्तक में नाम नंजराज भी मिलता है, इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं, नंदराज और नंजराज। तो नंदराज और देवराज जो होते हैं वह चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति होते हैं।
और दोस्तों ये काफ़ी शक्तिशाली सेनापति होते हैं, क्योंकि चिक्का कृष्णराज के समय में इन्हीं दोनों सेनापतियों का राज चल रहा होता है। मतलब जो राज्य की जो वास्तविक शक्ति होती है वो नंदराज और देवराज के हाथ में ही होती है। तो चिक्का जो कृष्णराज है वो तो सिर्फ नाम मात्र का उस समय राजा हुआ करता था। जो वास्तविक शक्ति थी वो थी नंदराज और देवराज के पास। तो ठीक है, इसी समय दोस्तों क्या घटना घटती है, एक हैदर अली नाम का ये व्यक्ति होता है, वह नंदराज के वहाँ एक साधारण से सैनिक के रूप में भर्ती हो जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि हैदर अली सर्वप्रथम किसकी सेना में एक साधारण से सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, तो वह किसकी में हुआ था, नंदराज की सेना में। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक साधारण से सैनिक से लेकर एक राजा बनने तक का हैदर अली का सफ़र कैसा रहा होगा। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं, हैदर अली का जैसे उदय हो चुका है, नंदराज की सेना में यह भर्ती हो चुका है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग अब हैदर अली के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि हैदर अली का जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में कोलार मैसूर में, और ये स्थल कहाँ है, इस समय कर्नाटक में। जैसे कोलार की खान आपने सुनी होगी, कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक हो गया। और इनके पिता का क्या नाम था, फतेह मोहम्मद। कभी कभी दोस्तों पिता का नाम पूछ लेता है, इसलिए आप याद कर लीजिए, हैदर अली के पिता का क्या नाम था, फतेह मोहम्मद। तो दोस्तों हैदर अली ने अपने, जब मैंने बताया था कि हैदर अली एक साधारण से सैनिक के रूप में नंदराज की सेना में भर्ती हो जाता है। देखिए मैंने दोनों नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, नंदराज और नंदराज, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो हैदर अली भर्ती हो गया, ठीक हो गया। चलिए आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें जैसे हैदर अली यहाँ भर्ती हो जाता है, तो जो हैदर अली होता है ये युद्ध कुशल में, जो युद्ध कौशल में काफ़ी निपुण होता है, जिस कारण से यह नंदराज की सेना को काफ़ी शक्तिशाली बना देता है। और दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है कि नंदराज ही, जो मैसूर राज्य जो चिक्का कृष्णराज उस समय राज कर रहा होता है, उसमें नंदराज ही केवल शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसके हाथ में समस्त बागडोर होती है राज्य की। तो जो हैदर अली होता है वह अपनी जो प्रतिभा से नंदराज को काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रभावित कर देता है, जिस कारण से हैदर अली को वह क्या करता है, डिंडोगुल के किले का फौजदार नियुक्त कर देता है। कौन करेगा, नंदराज, ठीक हो गया। हैदर अली डिंडोगुल के किले का फौजदार नियुक्त हो गया है। देखिए एक साधारण से सैनिक से इसने शुरू की थी, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी कुशलता के बल पर इसने क्या किया, डिंडोगुल एक छोटा सा प्रदेश था, वहाँ पर इसको फौजदार नियुक्त कर दिया गया। किसने किया, नंदराज। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि हैदर अली को डिंडोगुल का किलेदार किसने नियुक्त किया था, वह किसने किया था, नंदराज ने। और दोस्तों डेट तो काफ़ी बार एग्जाम में बन चुकी है कि हैदर अली को डिंडोगुल का किले का फौजदार कब नियुक्त किया गया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1755 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों जब इसको यहाँ फौजदार नियुक्त किया गया था, ये काफ़ी दूरदर्शी शासक था, मतलब काफ़ी आगे की बात इसमें सोचता था और अपनी कमियों को भी खोजता था। तो देखिए इसने सबसे पहले क्या किया, जब यह यहाँ का फौजदार नियुक्त हो गया तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले दो काम किए। वो दो काम ये देखिए, ये दो काम ये थे। पहला काम क्या था, यह दो था, मैंने आपको बताया था कि साधारण से सैनिक, ये साधारण परिवार से बिलोंग करता था और एक साधारण से सैनिक के रूप में नंदराज की वहाँ भर्ती हुआ था। और इसमें जो इसमें निरक्षरता की बहुत ही कमी थी, मतलब पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, जिस कारण से अपने निरक्षरता को पूरा करने के लिए इसने क्या किया, एक खांडे राव नामक ब्राह्मण था जो इसको अपना सलाहकार बना लिया। मतलब इसमें तो उन चीज़ों, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसको सीखनी थी, काफ़ी सारी चीज़ों का इसको ज्ञान लेना था, जिसलिए इसने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो ठीक हो गया। और दूसरा काम इसने क्या किया था, इसने अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था कि जो जो यूरोपीय सैनिक थे या फिर जो यूरोपियन सेनाएं थी, वो काफ़ी ज़्यादा तकनीकी कौशल में काफ़ी दक्ष थी जो भारत की सेनाओं की तुलना में। इस कारण से इसने भी यही काम किया, अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की। जैसे कि मैं आपको दोस्तों रणजीत सिंह पढ़ा रहा था, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि रणजीत सिंह ने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित करने का काम किया था। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर भी हैदर अली, जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी इसने क्या किया था, अपनी सेना को जो फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की क्यों की थी, आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट आ गई है, साल 1755 ईस्वी में ही इसने काम किया था। इसने क्या किया था, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। दोस्तों कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कब की थी, यह की थी 1755 ईस्वी में। यहाँ पर इसने दोस्तों बड़े आधुनिक से हथियार रखे थे, आधुनिक चीज़ें रखी थी जिनको युद्ध में प्रयोग किया जाता था। तो इसने क्या किया था, मतलब इन सब चीज़ों को एकत्रित करके खुद को काफ़ी शक्तिशाली बना लिया था। तो
क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कब की थी? 1755 ईस्वी में। या फिर डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। और इसमें इनकी सहायता, जो हैदर अली की सहायता किसने की थी? वह की थी फ्रांसीसियों ने। दोस्तों ये देखिए, छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं जिनको आप छोड़ देते हैं। तो 1755 ईस्वी में जब हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में की थी, तो उसमें इसकी सहायता किसने की थी? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांसीसियों ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसी समय क्या होता है, मैसूर की जो राजधानी होती है वह मैसूर से राजधानी का परिवर्तन हो जाता है, और यह परिवर्तन कहाँ पहुँच जाती है? यह पहुँच जाती है श्रीरंगपट्टनम में। और देखिए दोस्तों, अब होती है कहानी शुरू। हैदर अली के राजा बनने की कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो होता क्या है दोस्तों, हैदर अली क्या करता है, श्रीरंगपट्टन पर आक्रमण कर देता है और नंदराज को बंदी बना लेता है। देखिए, हैदर अली किसकी सेना में भर्ती हुआ था? नंदराज ने हैदर अली को नौकरी दी थी, और उसी को इसने क्या किया था? बंदी बना लिया था, और स्वयं को प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया। देखिए यहाँ पर, मतलब जिसने इसको नौकरी दी थी उसी को बंदी बना लिया, और उसकी जगह स्वयं ने ले ली। ठीक हो गया, हैदर अली बन गए ऐसे प्रधानमंत्री। और इसने क्या किया दोस्तों, 1761 ईस्वी की डेट आप याद रखेंगे। 1761 ईस्वी में इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और गद्दी पर बैठ गया। देखिए, नंदराज को इसने क्या किया था? पहले बंदी बनाया, पहले उसका प्रधानमंत्री का पद छीना, उसके बाद राजा का भी, वहाँ का राजा जो था उसका भी पद छीन लिया, और 1761 ईस्वी में इसने क्या किया? स्वयं को राजा घोषित कर दिया। ठीक हो गया। राजा बनने के बाद दोस्तों इससे कुछ विजयी अभियान है, इन पर हम छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, इसके जो विजयी अभियान रहे थे वो कौन कौन से थे। पहला रहा था इसका बेदनूर का। बाद में दोस्तों इसने क्या किया था कि बेदनूर का नाम परिवर्तन करके इसने उसका नाम रख दिया था हैदरनगर। दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि हैदर अली ने बेदनूर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? तो वह क्या रखा था? हैदरनगर। साथ ही में इसने सुंडा की विजय की थी, सीरा की विजय की थी, गुटी नामक स्थान की विजय की थी। और देखिए, इसने 3 दुर्ग, ये बल्लालपुर, रायदुर और चित्तलगुर, इन 3 दुर्गों को भी जीता था। दोस्तों छोटे छोटे जो प्रदेश थे, इनको, इनमें जो विजय थी हैदर अली ने पाई थी। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कहानी। तो अब यहाँ से आते हैं कई सारे मोड़ हैदर अली की ज़िंदगी में। वो कैसे आते हैं? अब देखिए, इस समय भारत में अंग्रेज भी थे, मराठा भी थे। अब होता क्या है दोस्तों, और हैदराबाद के निज़ाम भी इस समय शासन कर रहे थे। तो काफ़ी सारी शक्तियों का शासन इस समय भारत में चल रहा था। अब वह क्या देख रहे थे कि एक नया नया व्यक्ति अभी अभी आ रखा है, और अभी से ही उसने क्या किया, इतने सारे राजवंशों को, इतने सारे जो क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। भाई कौन आ गया जो हमसे भी इतना बड़ा हो गया है, और हम इतने क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेज़ी से हैदर अली इन क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा है। अब देखिए, मराठा हो गए, अंग्रेज हो गए, और हैदराबाद के निज़ाम हो गए, वो हैदर अली से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और अभी ऐसी योजनाएं बनाने लगते हैं कि किस तरीके से हैदर अली को रोका जाए। मतलब जो इतनी तेज़ी से ये अपना राज्य स्थापित कर रहा है, मतलब किस, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि मतलब इसमें थोड़ा लगाम कसा जाए। तो इसी दिशा में सबसे पहला कदम कौन उठाएंगे? मराठा। चलिए बढ़ते हैं, इससे आगे मैं आपको बताता हूँ मराठा के बारे में। तो दोस्तों मराठाओं ने सबसे पहले कदम उठाया था हैदर अली को, जो उसकी शक्तियाँ बढ़ रही थी उसको काबू करने के लिए। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे हमारे। तो होता क्या है दोस्तों, 1764 ईस्वी की घटना है। हली बली के मैदान पर 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है। किसके बीच में? मैंने आपको बताया था कि पहला जो कदम उठाते हैं वो उठाते हैं मराठा, और उनमें उसमें पेशवा कौन होते हैं? पेशवा माधवराव, काफ़ी शक्तिशाली उस समय राजा होते हैं दोस्तों। तो 1700, कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि हली बली का युद्ध कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। या फिर हली बली के मैदान में किनका युद्ध हुआ था? पेशवा माधवराव और हैदर अली का युद्ध। तो ठीक हो गया, पेशवा माधवराव क्या करते हैं? हैदर अली पर कर देते हैं आक्रमण, और 1764 ईस्वी में यह आक्रमण होता है हली बली के मैदान पर। इसको हली बली के युद्ध के नाम से भी जाना जाएगा। और देखिए होता क्या है, इसमें हैदर अली की हो जाती है हार, क्योंकि पेशवा माधवराव तो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य से होते हैं, लेकिन जो हैदर अली है वो उसी समय आया हुआ होता है, उसी समय उसकी राज्य की स्थापना हुई होती है, तो वह हार जाता है। ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों 1765 ईस्वी में एक संधि होती है जिस कारण से यह युद्ध टल जाता है, और संधि में कुछ बातें तय की जाती हैं, जैसे कि जो हैदर अली है वो कुछ क्षेत्र अपने मराठों को दे देता है, और साथ ही साथ में 32 लाख रुपए भी मराठों को हैदर अली देता है। चलिए ठीक हो गया, यहाँ से आप इतना जान गए हैं। अब हैदर अली के बारे में कुछ और क्वेश्चन हम जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हैदर अली के बारे में यहाँ तक जो आपने जान लिया है, यह इसका इतिहास रहा है इतना सा। ठीक हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, दक्कन में भारतीय ताकतों में
हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि दक्कन में भारतीय ताकतों में पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो वह कौन था? हैदर अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं दोस्तों, अपने हाथ में एक पेन और एक कॉपी जरूर रखा कीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है कवर करा के चल रहा हूँ 2 या 3 किताबों से। तो आप पूरे के अच्छे से नोट्स जैसे मैंने बना रखे हैं आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम हैदर अली के बारे में देख लेते हैं। तो हैदर अली के केंद्रीय प्रशासन में कितने विभाग थे? तो हैदर अली के केंद्रीय शासन में थे 18 विभाग। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके छोटे से क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ने वाला हूं, आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा ताकि कि आपका एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हैदर अली ने केंद्रीय शासन में जो हैदर अली के केंद्रीय शासन में 18 विभाग थे। ठीक हो गया। चलिए इसके बारे में और कुछ हम जान लेते हैं। और देखिए दोस्तों, हैदर अली ने क्या किया था कि मैसूर के एक मंदिर था चामुंडेश्वरी मंदिर, तो चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए भी इसने दान दिया था दोस्तों, क्योंकि यह एक मुस्लिम शासक था और इसने एक मंदिर के लिए दान दिया था। इस कारण से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हैदर अली ने मैसूर के किस मंदिर के लिए दान दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा इसका जो फैक्ट बनेगा यहाँ से, हैदर अली ने अपने सिक्कों पर, तांबे और सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित करवाई। दोस्तों कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इस मैसूर के किस शासक ने अपने सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्तियां अंकित करवाई थी? वह कौन था? हैदर अली। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन की तरह आपको बोल दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक हो गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ जब इतनी घटनाएं घटनी होती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, 1782 में एक युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें चल रहा होता है, जिसमें हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। तो दोस्तों हैदर अली से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा कि हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। जितना भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख रखा है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही उसको याद करना है। और हैदर अली की मृत्यु क्या होगी? 1782 ईस्वी में। ठीक हो गया। हैदर अली की मृत्यु हो गई है। हैदर अली की मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र होता है टीपू, वह बनेगा अगला राजा। उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ से जो टीपू सुल्तान होता है वह बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होता है। वह क्या करता है, एक नए जोश के साथ फिर से अपने जो राज्य है उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में पहले हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल रहा था वह रहा था। दोस्तों कई बार एग्जाम में इसका शासनकाल पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिए कि हैदर अली का टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक। और इसके पिता का नाम क्या हो जाएगा? हैदर अली। ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ हैदर अली के बारे में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बनता है। और इसके लिए एक कथन भी प्रचलित है दोस्तों, वो क्या है? वह कथन है कि कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन कि नई रीति से चलाने वाली अशांत आत्मा किसे कहा गया है? देखिए टीपू आगे नहीं लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, वो तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। एग्जाम में ऐसे आएगा कि नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा किसे कहा गया है? वह किसको कहा गया है? टीपू को। और यह किसने कहा था यह कथन? यह कहा था थॉमस मुनरो ने। आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि टीपू को नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा किसने कहा था? वह कहा था थॉमस मुनरो ने। और नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा किसको कहा गया है? टीपू सुल्तान को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अभी तक टीपू ने जो 1782 ईस्वी में यह राजा तो बन गया था, लेकिन अभी तक इसने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। तो यह क्या करता है? 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, और एग्जाम में कई बार पूछ भी दिया गया है कि टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? वह कब धारण की थी? 1787 ईस्वी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। और इसी ने अपने शासनकाल में कुछ परिवर्तन भी किए थे। वो परिवर्तन क्या थे? इसने वर्षों व महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हैदर अली के बारे में, उन्होंने शिव, पार्वती और विष्णु के सिक्के चलाए थे, वैसे ही इन्होंने क्या किया था कि हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया था। किसके लिए? वर्षों व महीनों के नामों के लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनेगा कि मैसूर के किस शासक ने वर्षों व महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा टीपू सुल्तान। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ और घटनाएं हैं, कुछ और अच्छी बातें हैं, और
कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य बना था? एक क्लब बना हुआ था दोस्तों, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की प्रार्थना लेकर आए थे फ्रांसीसी सैनिक। किसके पास? टीपू सुल्तान के पास, कि हम यहाँ पर क्लब बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। तो टीपू सुल्तान ने जब इसके बारे में सुना तो उसके बारे में हामी भर दी और स्वयं भी इसका सदस्य बन गया था। दोस्तों, सैकड़ों बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य बना था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैकोबिन क्लब का। और यह कहाँ बना था जैकोबिन क्लब? यह बना था श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों, कई कभी और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जैकोबिन क्लब जो बना था वह कहाँ बना था? श्रीरंगपट्टनम में। और इसकी जो स्थापना की थी वह किसकी सहायता से की गई थी? वह की गई थी फ्रांसीसी सैनिकों की सहायता से। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ना ये छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं, आप इनको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ने नहीं हैं। मैं इनको छुपे हुए क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ छुपे हुए क्वेश्चन। तो अधिकतर आपने हर जगह ऐसा ही पढ़ा होगा कि टीपू सुल्तान जो था वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था और यह श्रीरंगपट्टनम में स्थित था। आपने इतना तो सुना ही होगा, लेकिन आपने यह नहीं पढ़ा होगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना फ्रांसीसी सैनिकों ने की थी। ठीक हो गया। और देखिए दोस्तों, जब यह जैकोबिन क्लब का सदस्य हो जाता है तो यह स्वयं को एक अपने नाम देता है। वह नाम क्या देता है? नागरिक टीपू। दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान जब जैकोबिन क्लब में शामिल हो गया था तो उसने स्वयं को क्या नाम दिया था? वह क्या नाम दिया था? नागरिक टीपू। चलिए ठीक है, आप यहाँ से सब कुछ समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। दोस्तों, कई बार एग्जाम में सैकड़ों बार ये क्वेश्चन बन चुका है। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किस शासक ने लगाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टीपू। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान से हमने यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा रखे हैं यही दोस्तों एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। चलिए, टीपू के बारे में हम लोग कुछ और जान लेते हैं। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान ने भी क्या किया था? अपने दरबार में हिंदू जो थे उनको भी उच्च पदों पर दोस्तों इसने नियुक्त किया था। ये भी एक सहिष्णु शासक के रूप में ही इसको जाना गया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसके जो दरबार में थे देखिए जो दो प्रमुख मंत्री थे, हिंदू मंत्री पूर्णिया और कृष्णराव। ये मैंने आपको इसलिए लिखवा रखे हैं क्योंकि कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूर्णिया और कृष्णराव हिंदू मंत्री किसके दरबार में थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको सारे क्लियर करवा दे रहा हूँ दोस्तों। टीपू सुल्तान के बारे में, हैदर अली के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ रहा है टीपू सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। टीपू ने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेनापति लेफ्टिनेंट रिपो को भी नियुक्त कर रखा था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रांसीसी सेनापति को इसने अपनी सेवा में नियुक्त कर रखा था। उस लेफ्टिनेंट का नाम क्या था? वह था रिपो। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? टीपू ने अपनी सेवा में किस फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट को नियुक्त कर रखा था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रिपो। दोस्तों, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करवाऊंगा। पहले मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है टीपू सुल्तान के बारे में, उसके बाद मैंने हैदर अली को पूरा समझाया था। अब आपको क्वेश्चन भी कुछ लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वही आपको मार्क्स दिलवाते हैं, वही आपको पास करवाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की ओर जाना भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको मैं पहले समझाऊंगा भी और ऑब्जेक्टिव भी लिखवाऊंगा। ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसी के साथ साथ देखिए टीपू सुल्तान ने क्या किया था? श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत करवाई थी तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी इसने धन दिया था। दोस्तों देखिए, मैंने फिर कहा था आपसे छुपे हुए क्वेश्चन, ये भी देखिए फिर से एक छुपा हुआ क्वेश्चन और आ गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कम स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जो बहुत स्टूडेंट होते हैं छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी तरकीबें लाया हूँ, इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप किसी भी बुक को उठा के देख लेंगे तो आपको यही क्वेश्चन उनमें मिलेंगे। चलिए देखिए, इसके बारे में मैं आपको याद करवाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि किस मैसूर के सुल्तान ने श्रृंगेरी के मंदिर के लिए, मतलब श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए धन दान दिया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? किस मैसूर के शासक ने शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दान में दिया था? और किसने दिया था? टीपू सुल्तान। देखिए आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए हैं, आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। तो दोस्तों, इसी बीच क्या होता है, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा होता है और श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की हो जाती है मृत्यु। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, कई बार पूछ ली गई है। बहुत बार तो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ऐसा ही बन चुका है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। और
किस मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, आपको यह भी याद रखना है दोस्तों। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 3 क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ से बन गए हैं। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन की तरह पढ़ाता हूँ और पहले आपको लेक्चर देता हूँ, उसके बाद उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट भी करता हूँ। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलती होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सबके नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए ठीक है, एक दो तथ्य और जान लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान को दोस्तों शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि मैसूर के किस सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था, तो वह कौन था? टीपू सुल्तान, आपको याद रखना है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट फैक्ट है कि टीपू के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो यह तस्वीर किसकी होती थी? शेर की। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेगा कि टीपू के राजसी झंडे पर तस्वीर किसकी होती थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपका क्या उत्तर सही हो जाएगा? वह हो जाएगा शेर का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हमने हैदर अली पढ़ा है और मैसूर राज्य के बारे में पढ़ा और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। और जो हमारा पार्ट 2 होगा दोस्तों, उसमें हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी युद्ध हुए थे, जो भी संधियाँ हुई थी, सारे के सारे हम लोग वहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे आपको बता दिए हैं। रिपो वाला आपको याद रखना है, पूर्णिया के शडाव आपको याद रखना है। टीपू ने संगरेड्डी के मंदिर के लिए भी धन दान में दिया था और वहाँ पर शारदा देवी की मूर्ति के लिए भी धन दान में दिया था। साथ ही में टीपू की मृत्यु होती 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में होती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो दोस्तों, यहाँ से 3 टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम बनते हैं, वन लाइनर हो या फिर फैक्ट हो, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सारे के सारे क्लियर करवा दिए हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट भी कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।